वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के साथ में आपको डिटेल में स्टैटिक्स जीके मिलेगा। सो आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अभी सब कुछ बदलने वाला है। इन द इंडिया गेट अमर जवान ज्योति आप सभी को पता होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंडिया गेट के बारे में बताऊंगा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में बताऊंगा और साथ में अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी आपको थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं अमर जवान ज्योति। 1947 के बाद जितने भी भारत के वीर शहीद जो हुए हैं, वीर जवान जो विभिन्न युद्ध में जो शहीद हुए हैं, उनके लिए और स्पेशली 1971 वॉर जीतने के बाद जो है 1971 के सभी सिपाहियों को, शहीद सिपाहियों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था 26 जनवरी 1972 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और अमर जवान ज्योति को जो है एक तरह से सभी उन सिपाहियों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में जो है ये एक तरह से जो है अग्नि प्रज्वलित रहती थी और पिछले 50 सालों से ये बिना जो है बुझाए ये अग्नि जल रही है। यहाँ पर इंडिया गेट के जस्ट नीचे है अमर जवान ज्योति, जो कि एलपीजी सिलेंडर्स के द्वारा जो है ये कंटिन्यू की जाती है। हालांकि 2011 के बाद जो है इसको कुछ जो है पाइपलाइन के जरिए और भी कुछ अलग किया है, लेकिन हाँ ये पिछले 50 सालों से जो है अमर जवान ज्योति जो है इसी तरह से प्रज्वलित हो रही है। अभी इसमें क्या चेंज किया है अभी मैं आपको बताऊंगा। इंडिया गेट पहले जान लीजिए 1931 में बनवाया था अंग्रेजों ने इंडिया गेट को। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, 1931 में अंग्रेजों ने बनवाया था, इसके बारे में यही है। फिर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इसको बनाया, इसका इनॉग्रेशन किया था 2019 में। 2015 से 2019 के बीच में बनाया गया। जस्ट इंडिया गेट के 500 मीटर दूर ही ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, जहाँ पर अभी तक 1947 से लेकर 2021 या फिर 2019 तक जो भी हैं हमारे जितने भी वीर जवान शहीद हुए उनके नाम, उनको जो है श्रद्धांजलि के रूप में ये बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। एंड यहाँ पर परमवीर चक्र सभी 21 हमारे जो योद्धा हैं उनके भी यहाँ पर नाम वगैरह फोटोज यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो है नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के जस्ट पास में है और वहाँ पर भी एक जो है द्वीप प्रज्वलित एक तरह से जो है ज्योति जो है ये प्रज्वलित होती है। तो इस तरह से अमर जवान ज्योति को अभी इसमें मर्ज कर लिया है, यानी कि अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट के नीचे जो प्रज्वलित होती थी वो अभी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। उसको जो है बिल्कुल बिना जो है बुझाए उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पर अब जो है ये जो है ज्योति प्रज्वलित होगी। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इतना सा, लेकिन नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमर जवान ज्योति के बारे में जो मैंने आपको बताया याद रखना है, 1972 से स्टार्ट हुई थी। एंड अगर बात करें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 2019 में बनाया गया था, ये सब न्यू दिल्ली में है। फिर इंडिया गेट 1931 में बनाया गया था। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब बात करते हैं एक और, सुभाष चंद्र बोस जी की। उनकी चर्चा यहाँ पर क्यों हो रही है कि जस्ट इंडिया गेट के सामने, ये इंडिया गेट हो गया, इसके सामने जो सर्कल मिलेगा जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, राजपथ का रास्ता है, वहाँ पर बिल्कुल सर्कल में 1968 तक एक स्टेच्यू दिखती थी। अगर बात करें जॉर्ज पंचम की, यानी कि जॉर्ज द फिफ्थ जो यूके के महाराजा थे, उनकी यहाँ पर स्टैचू थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 68 तक। उसके बाद उनकी स्टैचू को हटाया गया। तो अभी उन्हीं की जगह पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जो है स्टैचू लगाई जाएगी। 28 फीट लंबी होगी, ये न्यू दिल्ली में स्थापित की जाएगी जस्ट इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी की। 23 जनवरी को जो है उनका अभी जयंती भी आ रही है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब हिस्टोरिक इवेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस बार अगर बात करें 26 जनवरी को कौन से 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, लेकिन अभी जो है नहीं आएंगे कोविड-19 के कारण। तो 27 जनवरी को जो है पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट होने वाला है वर्चुअल रूप से, जहां पर प्रधानमंत्री जी हिस्सा लेने वाले हैं और 5 देशों के राष्ट्रपति आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस देश की कवयित्री है, और ये है माया एंजेलो। इनका नाम याद रखना है, ये यूके की है, आपको याद रखना है। इनका अभी जो है 25 सेंट का जो सिक्का होता है, जैसे यूएस डॉलर होता है, ठीक है, तो यूएस डॉलर में जैसे हमारे पैसा होता है रुपया में, उसी तरह से वहाँ पर सेंट होता है। जैसे 0.25 सेंट जो है ना,
$0.25, ये 25 सेंट के बराबर है। तो जो 25 सेंट का वहाँ पर जो सिक्का है वहाँ पर इनकी फ़ोटो अभी जो है अपलोड की गई है। अपलोड क्या की गई, मतलब स्थापित की गई है। तो ये इस तरह की जो है मतलब 25 सेंट के सिक्के पर आने वाली पहली अश्वेत महिला है। यूएस की है, आपको याद रखना, माया एंजेलो। अगर बात की इनके बारे में, इनको 2010 में अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये आप लोग देख पाएंगे, ये है इनकी फ़ोटो, और ये जो है यूएस के पहले राष्ट्रपति हैं वाशिंगटन। तो और ये हैं इनकी फ़ोटो, इसी सिक्के के दो पहलुओं पर जो है इन दोनों की ये फ़ोटो हैं। इनकी एक आत्मकथा याद रखनी, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? माया एंजेलो की। तो ऑटोबायोग्राफी याद रख सकते हैं। बाकी इनका देश जरूर से याद रखना कि यूएस के हैं। 25 सेंट के सिक्के पर इनकी फ़ोटो आई है अभी रिसेंट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारथी ऐप अभी किसने लॉन्च किया? तो सारथी ऐप अभी किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? सेबी ने। आपको याद रखना है, सेबी ने जो है ये सारथी ऐप लॉन्च किया है। अभी सेबी क्या है? तो ये है, अगर बात की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए, ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उन पर कंट्रोल कौन रखता है? तो सेबी का कंट्रोल रहता है। आपको याद रखना है। तो सेबी ने जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, जो न्यू यूजर्स है, जो मार्केट में पहली बार जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनके एजुकेशन के लिए, मतलब उनके जो है जानकारी देने के लिए, स्टॉक मार्केट्स क्या है, ये कैसे काम करता है, सेबी किस तरह से काम करता है, तो इसलिए एक जो है एजुकेशनल ऐप के रूप में सारथी ऐप लॉन्च किया है। सो इस ऐप का थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है। सेबी की अगर बात की जाए, 1992 में होती है स्थापना। मुंबई में हेडक्वार्टर्स मिलेगा। अजय त्यागी जो है इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक सिडबी है, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होता है सिडबी और सेबी में। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, आप लोग इनको एक साथ में मत समझ लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटे किसानों में जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस राज्य सरकार के साथ जो है अभी समझौता किया है? सो अगर बात के छोटे जो किसान होते हैं, जो कि उड़ीसा स्टेट के साथ समझौता किया है। उड़ीसा के 90% जो फार्मर जो हैं वो छोटे किसानों में आते हैं, और उनको जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है अभी विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये एग्रीमेंट किया है उड़ीसा सरकार ने। ये आपको याद रखना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपको क्या याद रखना है? 2020 में मिला था इनको शांति का नोबेल पुरस्कार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड से संबंधित है, तो आपको याद रखना इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा? हेडक्वार्टर्स मिलेगा इसका रोम, इटली में। रोम टाइबर नदी के किनारे हैं, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। रोम में 2021 में G20 का समिट हुआ था, ये भी याद रखना। इस बार इंडोनेशिया में होगा, लेकिन पिछली बार यहीं पर हुआ था। G20 पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, 2.0 चैनल पर जाकर देख लेना। स्थापना हुई थी 1961 में इसकी, WFP की। ये सभी बातें आपको याद रखना। UN की ही एक एजेंसी है, तो ये आपको याद रखना। बाकी ओडिशा के बारे में आता आपको पता ही होगा, भुवनेश्वर कैपिटल मिलेगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर, नवीन पटनायक अभी CM है, नवीन पटनायक जी, एंड गणेशी लाल जो है ये अभी राज्यपाल हैं उड़ीसा के। ये आपको याद रखना उड़ीसा के बारे में। बाकी आपको याद रखना भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, और चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी हीराकुंड बांध आपको पता होगा, वैसे मैंने सभी बांधों पर वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया के नए CMD कौन बने? CMD का मतलब क्या होता है? चेयरमैन एंड MD, जब एक ही बंदा बनता है तो शॉर्ट में CMD कह देते हैं। तो अभी जो है एयर इंडिया के चेयरमैन कहो या फिर MD कहो, कौन बने हैं? ये बने हैं विक्रम देवदत्त। आपको याद रखना है, IAS ऑफिसर है 1991 बैच के, और इनको जो है अभी एयर इंडिया का नया CMD अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वैसे एयर इंडिया को अभी जो है टाटा ने खरीद लिया है। टाटा की ये कंपनी है टेले से, उसने खरीदा है। वैसे टाटा ही आपको शॉर्ट में याद रखना, लेकिन ऑप्शन में ये आ जाए तो इसको भी करेक्ट करना है। 18,000 करोड़ में टाटा ने खरीद लिया है एयर इंडिया को, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एयर इंडिया की वैसे अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो है एयर इंडिया की स्थापना कब होती है? एयर इंडिया की स्थापना होती है इन द 1932। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर्स अभी न्यू दिल्ली में। JRD टाटा, जमशेदजी टाटा ने जो है इसके फाउंडर थे, और ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना। अभी इस बार इसको खरीद लिया गया है, तो अभी खरीदा भी वापस टाटा नहीं है। नेक्स्ट है अभी एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक को 68.7 अरब डॉलर यानी कि 68 ऑलमोस्ट अराउंड जो है 68 बिलियन डॉलर में जो है इस कंपनी को किसने खरीदा है? अब सर कौन सी कंपनी को कौन खरीदे, हमें क्या मतलब, लेकिन आपको याद रखना स्पोर्ट्स जो गेमिंग है ना, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो गेमिंग,
उसकी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ये डील है एक्टिविजन ब्लिजार्ड। जो आप लोग बड़े बड़े गेम खेलते हैं ना, जैसे COD वगैरह, ये सब गेम जो है इसी कंपनी के हैं। साथ में एक जो काफ़ी सारे गेम है यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में गेम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी या इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविजन ब्लिजार्ड जो है ना, US की ही कंपनी है और इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है $68 बिलियन में। आप लोग समझ रहे हो गेमिंग कंपनी की कितनी बड़ी वैल्यू है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो है रिसेंट में इस कंपनी को खरीदा है। एक्टिविजन ब्लिजार्ड अगर बात की जाए, कैंडी क्रश, हाँ कैंडी क्रश गेम जो है ना, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये भी कॉल ऑफ ड्यूटी, COD और Xbox वगैरह बहुत सारे गेम इसने बनाए हुए हैं। और इस कंपनी का जो है अभी जो है एक्विजन कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ये आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला जो है इसके CEO हैं, याद रखना है आपको, भारतीय हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में। बाकी गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई है, सुंदर भाई। और अमेजोन के मिलेंगे आपको एंडी जेसी, याद रखना, ठीक है। फिर मेटा, फेसबुक के, तो फेसबुक मिलेंगे मार्क जकरबर्ग, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर अगर बात की जाए आपको और क्या, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्विटर इसी साल अपॉइंट हुए हैं, मतलब 2021 में। पराग अग्रवाल भारतीय भी हैं, ये आपको याद रखना। फिर एडोबी है, एडोबी के कौन है? एडोबी के हैं शांतनु नारायण, ओके, शांतनु नारायण जो है ये एडोबी के हैं। वैसे मैंने वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो बनाई है 2.0 पर, जाकर देख लेना, सभी CEOs वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है। मैं आपको बोलता ज़रूर, लेकिन आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप में से इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही कम स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग नए नए आते हैं, लेकिन इस चैनल से उस चैनल पर कोई नहीं जाते, आई डोंट नो क्यों, बट हाँ जाना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चैनल है वो भी। नेक्स्ट अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक WESO ट्रेंड्स 2022। तो शॉर्ट में इसी तरह से याद रखना कि ILO की जो है रोजगार पर एक रिपोर्ट आई है, और ये बेरोजगारी रिपोर्ट कह सकते हैं 2022 में। वैश्विक बेरोजगारी यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है 207 मिलियन होने वाला है, मतलब 207 मिलियन लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में ये है अनएम्प्लॉयड। और 2022 में वैश्विक श्रम बल की भागीदारी जो है 2019 की तुलना में 1.2% नीचे रहेगी। 2022 में लगभग 40 मिलियन लोग जो हैं वैश्विक श्रम शक्ति इसमें जो है भाग नहीं लेंगे, इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जानबूझकर नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। ये थोड़े से डेटा आपको याद रखना है, किसी भी कंट्री को यहाँ पर रैंकिंग नहीं दी है, ओवरऑल वर्ल्ड की जो है हालत बताई है इन्होंने। अब ILO के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या याद रखना है इसके बारे में? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म याद रखनी ILO, ठीक है। फिर अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 1 मई को जो है इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है हर साल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1919 में। ये 3 बातें आपको याद रखनी। इसके हेड भी याद रख सकते हैं आप लोग, जो कि हैं गाय राइडर, ठीक है। तो गाय राइडर जो है ये इसके वर्तमान में हेड है। तो ये 4-5 बातें आपको इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगी? ब्रिक्स आपको पता होगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह है। 2006 में स्थापना होती है और 2021 में इसका 13वां जो समिट हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी हमारे प्यारे भारत ने, इंडिया ने। तो अब बारी किसकी है? अब है हमारे दुश्मन की, चाइना की। एक्चुअल में ब्रिक्स की अध्यक्षता आपको याद रखना बहुत आसान है, नाम से याद रखना। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के बाद कौन आएगा? चाइना। तो इस साल की अध्यक्षता चाइना, फिर उससे अगले साल 2023 में साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, फिर रूस, फिर भारत। इस तरह से जो है टर्म आता जाता है। तो 2021 में भारत ने की थी और 2022 में जो है ये चाइना करने वाला है। तो अभी जो है 2022 स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी शेरपाओं की जो बैठक है वो पहली अध्यक्षता जो है अभी चाइना ने की है। और भारत के शेरपा कौन है अगर बात की ब्रिक्स में? तो ये है संजय भट्टाचार्य, याद रखना। G20 में भारत के शेरपा कौन थे? पीयूष गोयल साहब थे। अब शेरपा क्या होते हैं? शेरपा जो है ना, जैसे G20 में थे पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल जो है भारत सरकार के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, यही बात है, ठीक है। अब मोदी जी यहाँ पर कब जाएंगे? जब इसका समिट होगा, लेकिन इसकी बैठक तो हर मतलब जो है साल भर चलती ही रहेगी। तो ये जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे संबंधित मंत्रालयों के मंत्री वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा,
ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहीं भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। आप तुक्का मत लगा के आना जा कि जेनेवा वगैरह। जेनेवा जो ना, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूँ टेलीग्राम पे, जेनेवा पे 70 to 80% लोग जेनेवा पे अटक जाते हैं। ऐसा क्या जेनेवा से प्रेम है? मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हेडक्वार्टर्स, वो देख लो, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर कुछ भी डाल लो, जेनेवा मैं ऑप्शन में डालता हूँ और एग्जामिनर भी डालता है, और 80 to 90% लोग वहीं पे फंस जाते हैं, वहाँ से छूटते हैं। तो कुछ लंदन पे, कुछ पेरिस में अटक जाते हैं, बाकी तो कुछ याद नहीं रहता। एनडीबी आपको पता होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको शंघाई चाइना में, ठीक है। एससीओ जो है शंघाई सर, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? बीजिंग चाइना में, ये आपको याद रखना। एक है AIIB, ठीक है, जिसके अभी जो है हमारे उर्जित पटेल साहब जो है उपाध्यक्ष बने AIIB, इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको जो है शंघाई चाइना में ही मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर ADB मनीला में हेडक्वार्टर्स मिलेगा, ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ये है कि किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण किया है? ये मिसाइल है, किस देश ने सफल परीक्षण किया है? वो देश भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, डिटेल उसके बारे में कल मैंने आपको मैप से बताया था, आज मैप शामिल नहीं किया है क्योंकि किसी देश का जिक्र भी नहीं हुआ है ऐसा अच्छा देश, ठीक है। अब चाइना वगैरह का मैप में भी क्या बताना, सबको पता है। तो यही था आज का वीडियो, लाइक करना, शेयर जरूर से करना, एंड जय हिंद जय भारत।